अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। कह दीजिए कि फिर तुम क्यों नहीं डरते। पूछिए कि तमाम चीज़ों का इख्तियार किसके हाथ में है, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता। अगर तुम जानते हो तो बतला दो। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 87 ta 88 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं, जिनमें से एक अहम खबर जो मेरे सामने है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली के हवाले से है। बिलावल भुट्टो एक बार फिर से मैदान में नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 दिसंबर को जो तकरीर की थी, उन्होंने उसमें भी कहा था, उससे पहले एक दो जगह पर उन्होंने जलसों से खिताब किया, तकारीर की, और उन्होंने उसमें भी कहा था कि 4 मुतालिबात ना माने गए तो फिर रैली निकालेंगे और सड़कों पर नजर आएंगे। अब ये जो 4 मुतालिबात हैं वो तो बहरहाल तस्लीम नहीं किए गए, लेकिन रैलियों का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वाकई ही अपनी बात पर पूरा उतरेगी? बिलावल भुट्टो जरदारी जिस सियासत के लिए निकले हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत को अब चलने नहीं दिया जाएगा, क्या वाकई ही वो हुकूमत के लिए ऐसे अज़ाइम रखते हैं, या फिर जरदारी साहब की सोच और जरदारी साहब का स्कूल ऑफ थॉट उनके आड़े आएगा? सवाल यही है, मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से उठाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे फजल हुसैन अवान साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ फजल साहब। आपकी इजाजत से कुछ मजीद सुर्खियों को भी शामिल करना चाहूंगी। और अहम खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। हुकूमत न्यूयॉर्क पेरिस में ऑफशोर कंपनी के जरिए होटल चला रही है। वकील वजीर आजम ऑफशोर कंपनियां नहीं, मामला वजीर आजम की नाअहली का है। फरीकैन ठोस हकायक फ्राहम नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट मरियम नवाज के नाम पर खरीदी गई जायदाद की दस्तावेजात पेश कर दी गई। भारतीय फौज की 24 घंटे में 5 बार कंट्रोल लाइन पर बिला इश्ताल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब। ट्रंप आज हलफ उठाएंगे, पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद हूं, नामुंतखब सदर। सीज फायर की पेशकश मुस्तरद। वो जरा समझते हैं मुझे बुरा भला कहने से नवाज शरीफ को बचा लेंगे, ये कहना है इमरान खान का। और भी बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों से वादा पूरा नहीं किया। नवाज शरीफ मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सिंध तास मुआहिदे का मामला भी उठाया। सिंध हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। कराची के ताजिरों की शिकायत, दहशतगर्दों को सर उठाने का मौका नहीं देंगे, ये कहना है आर्मी चीफ का। सानेहा कोयटा कमीशन में जज ने कहा तुम पर खुदा की लानत हो, शम्स से डूब मरो। आईजी बलूचिस्तान हुकूमत बताए रिपोर्ट पर अमल करना है या नहीं। अदालत उज़्मा के ये सवालात थे। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने, जैसे मैंने अभी सुर्खियों में भी पढ़ा कि आज अखबार भरा पड़ा है इन्हीं अहम खबरों से। लेकिन बात करेंगे कुछ बिलावल भुट्टो की रैली के हवाले से। और उस दूसरी जानिब अगर बात की जाए अमरीका की, तो आज अमरीका में भी एक अहम दिन है, क्योंकि वहां पर भी मुजाहिरों का जो सिलसिला अब देखने में आ रहा है ट्रंप के खिलाफ, इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। ये भी बहरहाल एक अहम गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा हमारा। बात करेंगे रैली के हवाले से। क्या कहते हैं आप रैली के हवाले से? बिलावल भुट्टो का ये स्टेटमेंट कि अब हुकूमत नहीं रह सकती है, नहीं टिकने देंगे हुकूमत को, कि आपको लगता है कि पूरे उतरेंगे अपने इस बयान पे? ये देखें जी, पहले उन्होंने कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि हम अगर हमारे मुतालबात 27 दिसंबर तक ना पूरे किए गए तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। वो लॉन्ग मार्च तो नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस मनसूबे पर या इस तजवीज़ पर या जो उन्होंने ये ऐलान किया था, इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी का फ़लसफ़ा, उनकी सोच और उनकी मुफाहमत वो भारी पड़ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी मुफाहमत के हवाले से बड़े वो मारूफ भी हैं, और उन्होंने वो लॉन्ग मार्च की जो इन्होंने तैयारी की थी या ऐलान किया था, उसके ऊपर अमल दरामद बिलावल भुट्टो जरदारी की आसफ़ अली जरदारी ने उसकी हमायत नहीं की। और आसफ़ अली जरदारी वो चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, जबकि बिलावल कह रहे हैं, तज़ाद है इनकी बातों में, बिलावल की बातों में। वो कह रहे हैं कि इसी साल हम हुकूमत को चलता कर देंगे। जबकि ये देखें कि आपका कंसेंसस होना चाहिए। अगर वो सियासी बात है, सियासी बयान है, ये अलग बात है, लेकिन इस लेवल के ऊपर जाके सियासी बयान की भी बड़ी अहमियत हो जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा लीडर तो ये कुछ सोच समझ के फिर बैठ के एक पॉलिसी बना ले कि हमने क्या बात करनी है, क्या काम करना है, क्या प्लानिंग है, क्या। और फिर मुतालबात जो हैं वो 4 मुतालबात जिनकी बात की जा रही है, वो मुतालबात भी इस किस्म के हैं कि उनको भी कोई संजीदा लेने की ना हुकूमत तैयार है, और ये संजीदा है ही नहीं। बिल्कुल। तो बाकी अवाम की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि अवाम के साथ मिलकर इन मुतालबात को हम तस्लीम करवाएंगे। उसमें अवाम के मुफाद का एक भी मुतालबा नहीं है। पिछले दिनों गैस की पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी इतनी बात नहीं करते होंगे, लेकिन इस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से इन मुतालबात के हवाले से बात, और फिर कहते हैं कि अवाम के साथ मिल के
تو عوام کے مفاد کے اگر آپ کے پاس کوئی مطالبہ ہے، اگر آپ وہ بات کریں گے تو بہرحال وہ بات کریں گے، پھر عوام آپ کے ساتھ ہوں گے. تو اس میں مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی عوامی مفاد کا بھی مطالبہ ہے. اس میں ابھی وزیر خارجہ نہیں ہے تو اس کو عوام کو اس میں کیا اتنی دلچسپی. عوام کو تو اپنی روٹی روزگار سے زیادہ دلچسپی ہے، اس کے اوپر بات کرے تو عوام آپ کے ساتھ نکلیں گے. تو باقی دیکھیں کہ ریلی کرنا یا بھی الیکشن کا سال بھی الیکشن کا سال ہی آپ کہہ لیں کہ یہ 2017 الیکشن کا سال، کہ الیکشن کی تیاری کا سال وہ انتخاب مہم کا سال ہے یہ. تو اس میں بالکل عمران خان وہ بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب وہ بھی جلسے وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال ریلی ان کی ٹھیک ہے، ریلی انہوں نے نکالی ہے، عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن باپ بیٹے کا ایک پیج کے اوپر نہ ہونا بہت سے معاملات میں، تو وہ ان کے لیے میرا خیال کہ بہتر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال کل ایک یہ بھی چیز یہاں پہ نظر آئی دیکھنے میں، اس کا بھی ذکر کر لیں کہ بلاول زرداری یہ گاڑی سے باہر نکل کے تقریر کر رہے تھے. ان کی جو ہمشیرہ ہیں، ان کی بہنیں، وہ اس کے اوپر بڑی پریشان تھی، انہوں نے فون وغیرہ بھی کی ہے. تو اس حوالے سے یہ دیکھیں گے جس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، جس طریقے 2 دفعہ ان کے جلسوں کے اوپر حملہ ہوا، تو بلاول بھٹو کو اس حوالے سے بھی کوئی تھوڑا دیکھنا چاہیے، سوچنا اس حوالے سے اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ ان کے دشمن تو بہت ہیں. تو اس حوالے سے ان کو اپنی حفاظت کے بارے میں محتاط اختیار کرنا چاہیے. باقی ریلیاں ان کی ہو رہی ہیں، باقی پارٹی کی ہو رہی ہیں، تو عوام کو جس طریقے سے عوام نے مسترد کیا پیپلز پارٹی کو، تو اس کوئی ساکھ کو بحال کرنے کی اگر بلاول بھٹو زرداری باہر نکلے ہیں یا دوسرے لیڈر بھی باہر نکلیں گے تو ساکھ بہتر ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کی. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری آرام کریں، ریسٹ کریں، وہ پیچھے بیٹھ کے ان کو جو بھی سجیشن دینی ہے، جو بھی ان کو بات کرنی وہ کریں. تو اس سے بھی پیپلز پارٹی کی ساکھ کو بہتر ہونے میں مدد مل سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی حد تک مدد مل سکتی ہے، لیکن بلاول زرداری صاحب اگر ریسٹ کریں تو اچھا ٹھیک ہے، اگر ریسٹ کریں تو یہ مشروط ہے بہرحال یہ چیز کہ یہ بھی ایک اگر ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں آف شور کمپنیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو بہرحال جب آئے گا تب آئے گا، لیکن سپریم کورٹ کے باہر بھی ایک عدالت ہوتی ہے. اس عدالت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ روزانہ کی بنیاد پر چل رہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہو؟ اچھا، اس میں کل عمران خان یہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ کہتے تھے عدالت جائیں، عدالت آئیں تو کہتے ہیں پارلیمنٹ جائیں، پارلیمنٹ جائیں تو کہتے ہیں عدالت آئیں. بہرحال یہ عمران خان کا اپنا موقف ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں بڑی گرما گرمی ہے کہ اس کیس میں فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور عدالت کے اندر عدالت لگتی ہے، لگنی چاہیے، عدالت کے باہر عدالت لگتی ہے، نہیں لگنی چاہیے. پھر ٹی وی پروگرام میں عدالت لگتی ہے، وہ بھی نہیں لگنی چاہیے. تو بہرحال وزیر اعظم کا کیس ہے، اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں میڈیا کے لیے پھر یہ ہے، اور میڈیا کے اس میں دیکھیں میڈیا کی جو چیز بتائی جائے گی وہ اس نے کرنی ہے. تو میڈیا اس میں میڈیا کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. اگر میڈیا کے اوپر عدالت لگتی ہے، وہ وہاں بھی عدالت یہی لوگ سیاستدان ہی آ کے لگاتے ہیں، میڈیا میں بھی وہی باتیں کرتے ہیں. تو دیکھیں میڈیا میں کسی اینکرز کسی کو بلاتے ہیں، میڈیا میں بلایا جاتا ہے کسی سیاستدان کو، تو اس کی ایک حدود و قیود ہوتی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا. ہر کسی کے لیے، میڈیا کے لیے، میرے لیے بھی، وکلاء کے لیے بھی، اور سیاستدانوں کے لیے بھی. لیکن یہاں پہ تو فیصلے سنا دیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. پیپلز پارٹی زیادہ تر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، اور یہ معاملہ اب تک جو سماعت ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز مخدوم علی، وہ وکیل پیش ہو چکے ہیں. تو وہ اس طریقے سے دلائل نہیں دے سکے جس طریقے سے شیخ اکرم بات کرتے تھے، جس طریقے سے نعیم بخاری بات کر رہے ہیں. یہ میری اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ عدالت نے جو اب تک 2-3 دن یا 4 دن میں سماعت ہوئی ہے، عدالت نے وکیل کو آگے لگایا ہوا ہے جو نظر آ. اور پھر وکلاء کا جو لب و لہجہ ہے، جو اشتعال انگیز ان کی جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی کل 3-4 وزراء وہاں پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے بھی تھوڑا یہ نظر آتا ہے کہ معاملہ اب تک اچھا اس میں یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو سماعت ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کیا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. حتمی فیصلہ نہیں. تو بہرحال لیکن وزراء کے اشتعال سے یہ نظر آ رہا ہے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے فیصلے سے.
अच्छा। तो बहरहाल शेख रशीद साहब का जो रद्द-ए-अमल होता है वो भी ऐसा ही नज़र आता है कि वो भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात उनको भी नज़र आ रहे हैं अदलिया के हवाले से। तो बहरहाल हमें फिर इंतज़ार करना चाहिए अदलिया। और ये इसमें एक ये बात भी है कि अदलिया ये लेकिन इन जजों ने इसी मुआशरे में रहना है, इनका भी एक स्टेटस है, अदालत का भी, अदालत की एक साख है। तो मुझे नहीं नज़र आता कि इस फैसले में शायद ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला साबित हो। तो इस फैसले में मुझे नहीं नज़र आता कि कोई ऐसा हो जाएगा जिस तरीके से खदशात कुछ हल्कों की तरफ से ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि एक तरफा फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों से वादा पूरा नहीं किया, ये वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना है। मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करेंगे सेक्रेटरी जनरल। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सिंध-तास माहदे का मामला भी उठाया। अब मजमूई तौर पर अगर हम वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के हवाले से बात करें तो हमारे कुछ हलकों की जानिब से ये कहा जाता है कि इस दौर में जिस हद तक कुछ बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की गई है या कुछ माइल्ड टोन में आके हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाया गया है, वो मुकाम जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि आइसोलेशन का शिकार हुआ था पाकिस्तान, या पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट आना बंद हुई थी, कुछ हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ बेहतरी आई है, रास्ते हमवार हुए हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ये देखें जी कि इस हुकूमत ने, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करप्शन के हवाले से 19-20 का फ़र्क है, और हो सकता है कि ये 20 में हो जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छा। जिस तरीके से वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके ख़ानदान के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिस तरीके से इनके वज़रा के ऊपर इल्ज़ामात हैं करप्शन के हवाले से, तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ये और गवर्नेंस जो है, दहशतगर्दी, लाकानूनियत, वो भी बड़े मामला गंभीर हैं। आज भी करप्शन के ऊपर काबू तो क्या पाना है, करप्शन मज़ीद बढ़ गई है इस दौर में। अच्छा, ये मामला अलग जगह अलग है। और दूसरा मामला जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ डेवोस में है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो वहाँ पे करना चाहिए वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है। वो देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी के साथ मुलाकात उनकी हुई है, दूसरी शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात हुई है। वहाँ पे वो मसला कश्मीर जिस तरीके से गोश गुजार करना चाहिए आलमी रहनुमाओं के, उस तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से सिंध-तास माहदे की उन्होंने बात की है, तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान के लिए आज जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, ये बेहतरीन सफारतकारी की एक मिसाल है। तो बाकी कश्मीर के हवाले से गो के मामला, तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है कि आप कश्मीर वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये बहुत से हलकों का कहना है। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मुल्की सतह पर या गैर मुल्की सतह पर अगर बात की जाए तो हालात बेहतर हुए हैं मजमूई तौर पर। और जमहूरियत जिसकी हम बात करते हैं, भले ही आवाम मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी अच्छी से अच्छी आमरीत से बहुत बेहतर होती है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं फजल साहब इस बात से? और हमारे मुल्क में ये जो 2 टेन्योर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, करप्शन का बहरहाल अपनी जगह एक तूफान रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात की जाए, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत थी, जमहूरी अंदाज से अगर ये चलती रहे और अपना दौरे इक़्तिदार मुकम्मल करे, तो क्या ये एक अच्छी दाग डालने के बुनियाद नहीं है? आपने कहा जी कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी अच्छी से अच्छी आमरीत से अच्छी होती है, मैं इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये देखें कि हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम के ऊपर आमरीत है। यहाँ पे आप बहुत से मामलात को देख लें, इन जमहूरी हुकूमतों में जिस तरीके से आमराना इक़दाम किए गए हैं, किए जाते हैं, तो उस हवाले से अवाम को हमारे मुल्क में देखें, आप वो देख लें, आमरीत जो रही है उसको भी आप देख लें, लेकिन ज़्यादा अरसा जहाँ पे जमहूरियत रही है, जमहूरियत के समरात अवाम तक नहीं पहुँचे। ये उन लोगों के घर तक पहुँचे हैं, उन लोगों की जेब तक पहुँचे हैं, उन लोगों के अकाउंट्स तक पहुँचे हैं, वो बैरूनी है या अंदरूनी है, जो जमहूरियत के नाम के ऊपर यहाँ पे हुक्मरानी करते रहे हैं। आप जिस जमहूरियत की आप नकाली करते हैं, वहाँ तो उन लोगों को उस जमहूरियत के समरात मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत में भी लोगों को भूख मिल रही है, अफलास मिल रही है। 70 साल हो गए पाकिस्तान को कायम हुए, और अब तो कोई 13, 14, 15 साल से जमहूरियत है।
8 साल तो प्योर जमहूरियत है, तो उसमें भी आपके वो बिजली का किस तरीके से वो रेंटल पावर प्लांट पाकिस्तान में आए, किस तरीके से तबाही मचाई गई, करप्शन का कहाँ से कहाँ तक वो सिलसिला चला गया। सही। आज भी बच्चों को तालीम, गरीब के बच्चों को तालीम की वो सहूलियत हासिल नहीं है, पानी का पीने का पानी नहीं है। तो जब इस तरह का मामलात होंगे तो फिर लोग ऐसी जमहूरियत से, ये देखें कि पिछले दौर में भी कह रहे थे कि वो गो फलां गो, आज भी कह रहे हैं गो फलां गो, और फ़ौज को बुला रहे थे। क्यों बुला रहे थे? अगर जमहूरी हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो किसी को फ़ौज की तरफ, जनरल राहील शरीफ की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो हमारे मुल्क का जो पीछे रहने की एक बड़ी वजह है वो भी यही है कि हमारे मुल्क में दौरा इक़्तिदार उतना सियासी जमातों का या सियासी हुक्मरानों का नहीं रहा है जितना फौजी आमिरों का रहा है, और इस आमरीत ने मुल्क को बहरहाल नुकसान पहुँचाया है। साल हर साल हमारे आमरीत रही है। हाँ जी, ये देखें कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को कायम हुए, 68, 69 आप कर लें, उसमें 32 साल आमरों के पास रहे हैं मामला, तो और 32 साल में भी जमहूरियत ये सियासतदान उनके साथ रहे हैं। वो जो प्योरली आप कह रहे हैं ना कि वो आमरीत, वो कुछ चंद साल बनते हैं, बाकी तो ये सियासतदान वो कभी पूरे की पूरी सियासतदानों की हुकूमत आ गई, कभी सियासतदान आमरों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत की है। तो उसमें बहरहाल जमहूरियत अपनी रूह के मुताबिक जहाँ पे राइज हो तो फिर उसके समरात व आवाम तक पहुँचेंगे। तो लेकिन आमराना सोच जमहूरियत वार में भी आ जाती है, तो इसके लिए फिर सियासतदानों को सोचना है कि वो आमरों की तरफ ना देखें, वो ये ना कहें कि वो आज क्या नारे लगते थे राहील शरीफ के, ना हमें ना जाओ छोड़ के। तो ऐसे इसके ऊपर हमारे सियासतदानों को इसके ऊपर, आपके ख्याल में हमारे सियासतदानों की गलतियां मौका देती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मौका देते हैं और फिर सियासतदान ही आमरों के साथ मिल भी जाते हैं, हुकूमत करते हैं उनके साथ। सियासतदानों को आमरों को आबियारी सियासतदानों की वजह से होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। सिंध हुकूमत के हवाले से कुछ बात करते हैं। कराची के ताजिरों ने शिकायत की है सिंध हुकूमत की। सिंध हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। कराची के ताजिरों की शिकायत, दहशतगर्दों को सर उठाने का मौका नहीं देंगे, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके साथ ताजरों ने शिकायत की है। ये भी देख लें कि जमहूरियत में आप एक फ़ौजी, आप एक जर्नैल के पास जाते हैं जी कि हमारे ये, अच्छा वहाँ पे चलो वो जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हो रहा है तो आपने बात कर दी। और ये देखें कि ताजरों को या जो भी लोग मिले उनसे वो बात करते कि हमारे ये मामलात हैं, ये नहीं कि सिंध हुकूमत ने ये कर दिया, मरकज़ी हुकूमत ने ये कर दिया। तो ऐसी चीज़ें फिर जर्नैलों के जहन में कुछ उनका जहन बनाने में फिर वो मुआवन साबित होती हैं, ऐसी शिकायत, ऐसी चीज़ें। अच्छा, तो बाकी जो जनरल उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा, ये भी बड़ी एक खुशाइंद बात है कि उन्होंने जनरल राहील की पॉलिसी को उन्होंने कहा ऐसी इसी तरीके से चलेगी। और फिर जनरल राहील शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि वो जो मैंने वो एक स्टैंडर्ड्स कायम किए थे उसके ऊपर उम्मीद है, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा उसके ऊपर चलेंगे, उनको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये भी जो उन्होंने कहा उम्मीद है वो भी मुझे नज़र आ रही है उनके बयान से कि एक बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना, को मायूसी थोड़ी सी नज़र आई जो उन्होंने कहा जी कि मुझे उम्मीद है। तो बाकी हम जनरल बाजवा के हवाले से ये बात और कर लें, उस वहाँ पे उन्होंने कराची के दौरे के ऊपर वो उन्होंने गवर्नर हाउस में, वज़ीर आला हाउस, जिधर जिधर भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, उनके इस इवेंट में एक यादगार शोहदा के ऊपर हाज़री भी शामिल है। वो कौन सी यादगार शोहदा, ये देखेंगे फ़ौजियों की अलग होंगी, पुलिस वालों की भी होंगी, और वहाँ पे एक 90 के करीब भी एक यादगार शोहदा है। वहाँ भी हमारे सियासतदान, हम बात कर रहे थे कि हमारे जमहूरियत के अदवार में वो MKM को साथ मिलाने के लिए मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, गिलानी, ये लोग वहाँ पे हाज़री देते रहे हैं 90 पे जाके उनको साथ रखने के लिए। और फिर साथ सियासतदान, हमारे ये जो जमहूरियत वाले हैं सियासतदान, यादगार शोहदा के ऊपर जाके हाज़री देते थे। अब भी उनका वसीम अख्तर वो बने हैं, मेयर बने हैं, या उनका वज़ीर जो हलफ उठाता है कायदे-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर जाने से पहले यादगार शोहदा पे हाज़री देता है। ये देखें कि वो कौन से शोहदा हैं जिनके ऊपर MKM इतना ज़्यादा, वो जो भी इवेंट होता है उसके ऊपर वो सलामी देते हैं, हाज़री देते हैं, चादर चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं। एक आर्मी चीफ़ ने वहाँ पे जाके यादगार शोहदा के ऊपर हाज़री दी है, दुआ वो फातिहा पढ़ी जाके। एक ये लोग वहाँ पे जाते हैं। ये देखें कि वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर आर्मी चीफ़ जाते हैं और वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वो यादगार बनाई हुई, वो शोहदा कौन है, वो किस मुल्क के साथ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ये ज़रा सोचने की बात है जब बात करते हैं जी कि इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हमने कौमी धारे में लाना है। वो लोग हैं जो फ़ौज के साथ लड़ते हुए, इन्होंने फ़ौज को मारा, फ़ौज ने इनको मारा, उन्होंने फ़ौज के साथ लड़ते हुए जो मारे गए उनकी वहाँ पे यादगार बनाई है, उसको यादगार शोहदा कहते हैं। तो आप फिर देख लें हुकूमत इसके ऊपर भी थोड़ा काम करे कि एक ही वहाँ पे पूरे मुल्क में एक ही किस्म के शोहदा की यादगार होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हर फिरके उन लोगों की क्यों यादगारें बनाई जाती हैं जो आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, जो आपकी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, जो वो भत्ता लेते हुए मारे जाते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं, जो टारगेट किलिंग करते हैं वो भी शहीद। इसके हवाले से ज़रा हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। और हुकूमत के अलावा हम माशरे को भी थोड़ा इसके हवाले से कोई सोचना चाहिए। और कराची के लोगों को खास कर वो देखेंगे कि कौन कहाँ पे शहीद हुआ, कहाँ पे मारा गया, किसकी यादगार बनी, क्यों। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। सानेहा कोयटा के हवाले से कुछ बात करें। सानेहा कोयटा कमीशन में जज ने कहा तुम पर खुदा की लानत हो, शम से डूब मरो। IG बलूचिस्तान, हुकूमत बताए रिपोर्ट पर अमल करना है या नहीं अदालत उज़्मा। इस किस्म के सानेहों का होना और उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स का दिया जाना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि सानेहा तो हमारे यहाँ हो गुजरता है लेकिन उसके बाद के जो मराहिल होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पेचीदा नहीं कर दिए जाते? अच्छा, ये देखें कि बात हम कर रहे हैं वो IG साहब के, महबूब आसन शायद नाम उनका है। अच्छा, तो उनका भी वो रोना उन्होंने रोया है। अच्छा, तो वो देखें अमूमन ये होता है कि आप जब मैं आपकी बात करता हूँ, आप अच्छा, जब आप अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं तो आपका लबो लहजा कुछ और होगा, जब आप PN से बात करते हैं आपका लबो लहजा कुछ और होगा। बंदे को देख के बंदा बात करता है, ऐसे ही है ना। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट में केस वज़ीर आज़म का लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो लोग पेश हो रहे हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट का या जजों का रवैया कुछ और है, और जब ब्यूरोक्रेट कोई वहाँ पे चले जाते हैं उनके साथ कोई रवैया कुछ और हो जाता है, या वो बंदे को बंदा देख के फिर बात करते हैं ना। तो IG साहब के साथ जो हुआ, उन्होंने कहा जी कि लानत हो तुम पे या डूब मरो शर्म से। अच्छा, तो जो इनका पुलिस का रवैया है दूसरे लोगों के साथ, उसको भी ज़रा आप पेश नज़र रखें ना। IG साहब बन गए हैं तो ये भी देखेंगे इनका रवैया लोगों के साथ क्या होता है। बहरहाल हम उसकी बिल्कुल फेवर नहीं करते, उसकी हमायत नहीं करते कि जजों ने जो कुछ कहा। जज तो ये भी कहते रहते हैं जी कि ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं उल्टा लटका देंगे, रम नहीं आती, फलां ऐसे लफ्ज़। ठीक है, लेकिन इख्तियारात भी तो है ना। आप ये देखिए कि जब कोई भी सर्कल है, कोई भी वो है, एहतसाब बहरहाल हमारी अदलिया को ही करना होता है, और अदलिया ही है जो इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुआशरे में अभी भी अमन का क़याम मुमकिन है। अच्छा, तो हाँ, अच्छा, बात ये हो रही है कि वो देखेंगे ये पढ़े लिखे लोग, ब्यूरोक्रेट जैसे भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ फिर वो वही सलूक होना चाहिए जो पढ़े लिखों के साथ बोलने की हद तक, बातचीत की हद तक, इंटरेक्शन की हद तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास, अदलिया के पास एक पावर है किसी को सज़ा देने की या किसी को जज़ा छोड़ने की। अच्छा, वो आपके एक्शन से नज़र आना चाहिए किसी के बारे में, अगर आपका रद्द-ए-अमल है तो। इस तरीके से मैं नहीं समझता कि ये कोई जायज़ सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम एक्शंस की बात कर रहे हैं, रवैयों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं सोशली इन चीज़ों को टच करना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि अगर हम रवैयों की बात करें, अपनी तालीम की बात करें, तालीमी मयार की बात करें, जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों के साथ रवैये, पढ़े लिखे लोगों को भी तो रवैये पढ़े लिखे जैसे होने चाहिए हैं, या पढ़े लिखे लोग जैसे रवैयों के मतलब जो रवैये हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पढ़े लिखे लोगों को भी तो उन पर पूरा उतरना चाहिए ना। अब तैयबा तशद्दुद केस ही के हवाले से बात करें, ये पढ़े लिखे घर में ही होने वाला वाकया है। हाँ, बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग भी तो उस तरह के रवैये नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल, हम जनरल बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अदलिया में कोई भी साइल जाता है उसको अदलिया, अगर मजमूई तौर पर नहीं, अब मजमूई तौर पर हम अपने सोशल इश्यूज की तरफ आएँ और अपने रवैयों की तरफ आएँ, तो इसमें हम मजमूई तौर पर अगर देखें तो क्या हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दे रहे हैं? हाँ, सबूत नहीं दे रहे, लेकिन अच्छा, पढ़े लिखे के अलावा भी इंसान के अंदर एक शऊर होता है कि इंसानियत होती है, ठीक है। तो ये तो हर बंदे का रवैया मुस्बत होना चाहिए। अच्छा, तो बात हम कर DI वो IG साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे वो एक कमीशन था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर ये भी तुर्की बतुर्की जवाब दे देते IG तो फिर क्या होता? जिस तरीके से इनको डांट रहे थे जज साहब, ये भी ऐसा जवाब दे देते तो फिर क्या, तो उन्होंने रिपोर्ट ही लिखनी थी जज साहब ने जो वो कर रहे थे। तो बहरहाल ये देखें कि अदलिया वो उन्होंने फिर जिस वो बेंच में उन्होंने ये शिकायत की है कि हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने कहा जी कि वो बाज़ औक़ात तल्ख़ सवालात करने पड़ते हैं।
سر انسانی حقوق کمیشن کی کچھ بات کر لیں. اب یہ بات چونکہ ہماری رویوں کی اور انسانی حقوق کی چلی, انسانیت کی چلی, تو اس پہ مجھے سامنے خبر نظر آ رہی ہے. انسانی حقوق کمیشن مارچ میں مقبوضہ کشمیر جائے گا. سیکریٹری جنرل OIC روہنگیا مسلمانوں سے امتیازی سلوک پر اسلامی تعاون تنظیم کی تشویش. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ مقبوضہ کشمیر کے مسائل تو بہرحال اسی طرح سے دکھائی دے رہے ہیں, بلکہ اور زیادہ مزید پابندیاں ان پہ سخت کر دی گئی ہیں, ان کی آواز بلند نہیں ہونے دی. یہ دیکھیں جی کہ نئے سیکرٹری جنرل آ گئے ہیں, ٹرمپ کی بھی ابھی آپ نے بات کرنی ہے, وہاں بھی کشمیر کا ذکر ہے. اچھا تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا جی مارچ میں جائے گا ایک انسانی حقوق کمیشن کا ایک وفد مقبوضہ کشمیر میں جائے گا. روہنگیا مسلمانوں کی بات کی گئی ہے. بھئی وہاں پہ کشمیر میں آپ وفد بھیجیں, وفد جانا چاہیے, وہاں پہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے کیا اقوام متحدہ کو یا سیکرٹری جنرل جو نئے آئے ہیں, جو پرانے تھے, ان کو نہیں پتہ کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے, کیا بربریت ہو رہی ہے, اور پھر روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے نہیں پتہ, پہلے کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ اب دیکھیں کہ اچھی بات ہے آپ مقبوضہ کشمیر میں ایک وفد بھیج رہے ہیں, وہ جا کے وہی رپورٹ دے گا جو آج تک رپورٹیں اقوام متحدہ میں پیش کی گئی ہیں یا دوسری انسانی حقوقی تنظیموں کی طرف سے, ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا. کیا پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اس رپورٹ کے بعد جو رپورٹ وہاں پیش کی جائے گی اقوام متحدہ میں, اگر وہ نیگیٹو ہوتی ہے, نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے, رپورٹ یہ پیش ہوتی ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, روہنگیا کے حوالے سے بھی وہ چلو دوسری مسلم تنظیم وہ وفد بھیج رہی ہے, تو یہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں اگر یہ رپورٹ پیش سامنے آ جاتی ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, لوگوں کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, تو پھر کیا سیکرٹری جنرل جنہوں نے وفد بھیجنے کی بات کی ہے وہ کوئی بھارت کے خلاف ایکشن لیں گے؟ وہ بھارت کے اوپر پابندیوں کی بات کریں گے؟ اگر ایسا کرتے ہیں, نئے سیکرٹری جنرل ہیں, ہم یہ بات ہم نہیں کرتے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, ایک تھوڑی امید کی کرن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سوال یہی ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے, اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ پھر انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کرانے کی بھی بات کی ہے, ہمارے جو سفیر ہیں وہاں پہ جنہوں نے اگلے مہینے واپس آ جانا ہے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی بات کی ہے, تو اس کے حوالے سے پھر ان کو بڑی جرت, بڑی دلیری سے سارا کچھ کرنا ہوگا. اگر بھارت اس طرف نہیں آتا استصواب رائے کی طرف, تو پھر وہ ایکشن اس قسم کا لے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آج حلف اٹھائیں گے. پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہش مند ہوں, نو منتخب صدر. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جیسے ابھی بھی ہم نے ایک خبر شامل کی تھی کہ 500 افراد ہیں جو ابھی بھی مظاہرے کر رہے ہیں اور متعدد جگہوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ مظاہرے مستقل جاری ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. یہ امریکی تاریخ کا شاید پہلا واقعہ ایسا ہے کہ جس میں ایک ان ایکسپیکٹڈ صدر منتخب ہوئے اور ان ایکسپیکٹڈلی ان کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ ان ایکسپیکٹڈ وہ ہوئے ہیں. اچھا بالکل پہلے سے ان کی بھی ایک بڑی وجہ تھی ان کے صدر منتخب ہونے کی. جس طریقے سے ان کی کانگریس نے سعودی عرب کے خلاف ایک قانون پاس کیا, اور یہ وہی سوچ تھی جو ٹرمپ کی سوچ تھی. آپ کی کانگریس میں وہ 48 کے مقابلے میں 300 تو کچھ 78 کے مقابلے میں 348 ووٹوں سے وہ سعودی عرب کے خلاف وہ جاسٹا قانون پاس کیا گیا, جس میں حق دیا گیا ان لواحقین کو, وہ 3000 جو مارے گئے تھے وہ ٹوین ٹاورز میں, کہ یہ سعودی عرب کے خلاف یہ ہر جانے کا کیس کر سکتے ہیں. تو اس سے نظر آ گئی تھی کہ کانگریس کی کیا سوچ ہے, کانگریس میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ان کی کیا سوچ ہے, اور پھر عام امریکی کی کیا سوچ ہوگی. اور وہی سوچ تھی, وہی فلسفہ تھا جو لے کے چل رہے تھے ٹرمپ. تو اس لیے میں نہیں سمجھا کہ غیر متوقع طور پہ وہ جیت گئے ہیں. لیکن جن لوگوں کو زیادہ توقعات تھی ہیلری کے جیتنے کی, وہ ذرا پریشان ہوئے. تو وہ آج 500 کروڑوں کی آبادی ہے وہاں پہ, تو کروڑوں کی آبادی میں 20 یا 25 کروڑ یا 30 کروڑ, ان میں 500 600 یا 1000 2000 10,000 لوگوں کا احتجاج کچھ وہ پیالی میں طوفان سے اس سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ آج صدر بن رہے ہیں. ان کو امریکی کہیں باہر سے ان کو منتخب نہیں کیا گیا. گو کہ ابھی الزام وہ بھی وہی سوچ ہے, کانسپریسی تھیوری جس کو کہتے ہیں, وہ وہاں پہ سرکاری ادارے بھی یہ بات کر رہے ہیں. بھئی پھر ان کو جو وہ ہمارے کمیشن نے کہا تھا آئی جی کو, اگر ایسا ہوا ہے تو پھر امریکی FBI, وہ پینٹاگون, فلاں FIA, ان سب کو CIA, ان سب کو ڈوب مرنا چاہیے. اگر روس کی مداخلت سے ٹرمپ ایک صدر کا وہ نتیجہ ہی بدل گیا ہے, اگر انٹیلیجنس ان کی اتنی تیز ہے.
تو ٹرمپ کے حوالے سے دیکھیں ہم نے اپنے مفاد کی بات کرنی ہے، پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے. ٹرمپ نے دیکھیں کہ آج جو بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ جو اچھا فون ہوا. یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سازشیں کہاں تک کی جاتی ہیں، وہ سازشی تھیوریاں کہاں کہاں سے چلتی ہیں. تو جب فون آیا ٹرمپ کا میاں محمد نواز شریف صاحب کو، پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں، نواز شریف سے دوستی کی انہوں نے بات کی ہے. جب وہ مینوان بھی کہتے ہیں، مینوان وہ نشر کر دیا گیا، شائع کر دیا گیا، اس کے اوپر ہمارے اپنے لوگ باہر آ گئی. دیکھیں جی کچھ امریکیوں نے بھی بات کی، دیکھیں جی یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا تو وہ ٹرمپ نے یہ کہہ رہے تھے نہیں جی یہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، آج پھر ٹرمپ نے اس کا ذکر کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میاں نواز شریف سے بات چیت کا انہوں نے اچھے انداز میں ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہے. اور دیکھیں کہ ایک امریکی صدر پوری امریکہ کی پالیسی نہیں بدل سکتا، لیکن اس میں بڑی تبدیلی لانے کی ایک اہلیت یا صلاحیت یا اختیار تو اس کے پاس ہے. تو وہ تبدیلی اب ہمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے انہوں نے، ہم اس چیز کو لیں گے جو انہوں نے میاں نواز شریف ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ان کو وہ پورا کریں گے. اور جس طریقے کے وہ بندے ہیں یہ دیکھیں یا تو امریکہ کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے یا امریکہ کو بہت آگے لے جائیں گے. جس طرح ہمارے آصف علی زرداری صاحب، ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بہت آگے لے جائیں گے یا وہ پستیوں میں لے جائیں گے. اسی طریقے سے ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کو بہت آگے لے جائیں گے یا پھر بالکل نیچے گرا دیں گے. اور ہمیں امید یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے. مسئلہ کشمیر کے حل کی وہ بات کر چکے ہیں. ان کے نائب صدر سینتاس معاہدے کے حوالے سے وہ تعاون کرنے کی بات کر چکے ہیں. تو اس سے پھر امید، اور آج کی جو بات یہاں پہ ہے، آج جو انہوں نے بات کی، اس سے بھی ہمیں حوصلہ بڑھا ہے، ہمارا امید بڑھی ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسیاں اوباما کی نسبت مثبت ہوں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا فضل صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.